नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं बातचीत करने के लिए भी। और साथ ही साथ आज हमारा टॉपिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक माना जाता है, जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। में उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को सूचित करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी जो ऐसी सूचना आ रही है कि आरएस की वैकेंसी आने वाली है, तो आने वाले वक्त में हमारे उत्कर्ष के विद्यार्थी नए आयाम स्थापित करेंगे, ये मेरी दिल की इच्छाएं हैं। और हमारा टॉपिक आप देख रहे हो कि आज जो है आरएस फाउंडेशन प्रताप बैच, इस प्रताप बैच ने हमारे विद्यार्थियों की तैयारी कराने में निश्चित रूप से एक अहम भूमिका अदा की है। इसी कड़ी में आज मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्लास में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की थोड़ी सी चीजें पढ़ते हुए हम स्पेशली जो है यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को। ध्यान रखना, आज हमारा मेन जो जिसको फोकस करेंगे वो होंगे राजा राम मोहन राय। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसमें लगभग हम जब ऑफलाइन क्लास में लेते हैं तो 10 से 12 घंटे का टॉपिक ये है। क्योंकि इतना टाइम तो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना करेंगे उसके अंदर आप विद्यार्थियों के हित में जो बेस्ट होता है उसको करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जो आप इसमें से इस क्लास को देख रहे हैं, उत्कर्ष के आरएस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपने साथियों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। रवि प्रजापत 2025 यूपीएससी टारगेट इन्होंने बनाया है। रवि प्रजापत ने, आयुष त्यागी जी के, अभिषेक राणा, आप सबका दिल की गहराइयों से बड़ा अभिनंदन है। और इस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर ये हेडिंग आपके सामने डाली, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी को इंग्लिश में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट भी कहा जाता है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है इसी को कहते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। और इस कड़ी में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो तो है ही है, तो इसी को पहले एक बार मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम में हमारे विद्यार्थी जो है वो भी इसको समझ सके। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और आप लोग ध्यान रखना, जो हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है इसी को भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। इंडियन रीनेसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां मैंने लिख दिया भारतीय पुनर्जागरण, इसी को भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर चाहे आरएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के हर एग्जाम में यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मंजिल हमेशा उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके पंखों में जान होती है और जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है मेरी तीन बातों को आप मेरी तीन बातों को हमेशा याद रखें, त्याग, ध्यान और विश्वास। त्याग, ध्यान और विश्वास का मतलब क्या होगा? सबसे पहले त्याग क्या है? त्याग मतलब आप तमाम प्रकार की सांसारिक मोह माया को त्याग दीजिए। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो आपकी पढ़ाई में बाधक बन रहे हैं उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। उन तमाम दोस्तों को त्याग कर दीजिए जो आपकी पढ़ाई में बाधक है। उन तमाम किताबों को छोड़ दीजिए जो आपके सिलेबस से बाहर की है। उन तमाम समाचार पत्रों को बाहर निकालिए जो आपके किसी काम के नहीं है। उन तमाम चीजों को, मैं तो कह रहा हूं यहां तक कि अगर कोई कपड़ा, अगर कोई वस्तु भी आपकी पढ़ाई में बाधक बन रही है तो उसको साइड में कर दीजिए। सफर में सामान जितना कम होगा जिंदगी उतनी आसान होगी। तो सबसे पहले तो आप नंबर 1 जो है अपना त्याग कीजिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और नंबर 2 ध्यान। ध्यान का मतलब होगा पूरे 100% कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने सिलेबस को देखना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स को देखना, अपनी फैकल्टीज द्वारा बताई गई बातों का संज्ञान लेना, उस पर पूरी तरह फोकस होना। और तीसरा विश्वास। विश्वास सर किस पर? विश्वास अपने आप पर। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। विश्वास अपनों पर।
अपनों पर मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, अपनी कोचिंग के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर, अपने बनाए गए नोट्स के ऊपर आपका विश्वास होना जरूरी है। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो लेकिन आपको उसमें विश्वास नहीं है तो ध्यान रखना वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। तो विश्वास जो है वो खुद पर मतलब अपने आप पर, अपनों पर और उस परमात्मा पर, ये तीन चीजें आप कर लीजिए। त्याग, ध्यान और विश्वास अगर आपने कर लिया तो दुनिया की हर मंजिल आपके कदमों में होगी। कहते हैं ना कि तेरी कोशिश ही कामयाब होगी, फिर तेरी मंजिल, तेरी कोशिश ही कामयाब होगी, फिर जिंदगी की राह आसान होगी। बंदे खुद में एक ऐसा जुनून रख, बंदे खुद में एक ऐसा जुनून रख कि फिर तेरी मंजिल से मुलाकात होगी। मंजिलें तुझे खुद चलाकर सलाम करेगी, ना चाहकर भी दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी। हर राह पर बस एक बात याद रखना दोस्त, तेरी कोशिश ही कामयाब होगी। मेरे ऐसे तमाम विद्यार्थी जो मेरी इस कक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आशु सिंह राठौर सर हम निर्मल बैच वाले हैं। ओहो हो, मेरे निर्मल बैच के विद्यार्थी, निर्मल बैच आधुनिक राजस्थान का, ऑनलाइन का, आरएस का सबसे बड़ा बैच है। इससे बड़ा बैच अभी कोई नहीं है, जिसमें 6000 से अधिक विद्यार्थी डेली हमारी ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो मेरे तमाम निर्मल बैच के विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाइयां। इसको भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इंडियन रिनेसां, कभी कभी जगा हुआ आदमी भी सोया हुआ होता है। मतलब जगा हुआ आदमी सोया हुआ कैसे? जो गुण दोष की पहचान नहीं कर पाता हो, जगा हुआ है लेकिन उसको ये पता नहीं कि सही है या गलत है, तो ध्यान रखना वो सोया हुआ है। और सोया हुआ आदमी जब जागता है तो इसी को कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण। यहाँ पे शारदा कुमावत लिखती है, सर मैं भी निर्मल बैच से हूँ। पूजा गुणपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप जुड़े और साथ ही साथ में इसको लाइक और शेयर जरूर करना ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसी को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। आप कहोगे सर ये आंदोलन हमारे सिलेबस में कहां से कहां तक दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो सिलेबस में है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी का, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण, या इसी को हम कहते हैं 19 एंड 20 सेंचुरी जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आईएएस के एग्जाम में आपकी 19वीं शताब्दी में इसका फोकस कहां पर था, तो आप लोग ध्यान रखना 19वीं शताब्दी में इस आंदोलन का फोकस जो है स्पेशली महिला सुधारों पर था या महिला अधिकारों पर था। इसका स्पेशली फोकस जो है वो बेसिकली महिला अधिकारों पर था। मतलब सामाजिक उन कुरीतियों को मिटाने का पहला प्रयास किया गया जो महिलाओं से संबंधित थी। जबकि 20वीं शताब्दी का जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उसका स्पेशली जो फोकस था वो ये बेसिकली दलित अधिकारों पर था। दलित अधिकारों पर था 20वीं शताब्दी का, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। दलित अधिकारों पर था 20वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का। फिर एक क्वेश्चन आपका यह भी आएगा कि सर ये जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो है, सर इसे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहते हैं सर? मतलब क्या कारण है सर? इसका नाम, चूंकि समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी, तो सर इसका नाम जो है वो बेसिकली सर केवल सामाजिक सुधार आंदोलन भी तो हो सकता था सर। इसका नाम जो है सामाजिक सुधार आंदोलन भी तो हो सकता था। इसका नाम जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन सर क्यों रखा गया? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अगर 19वीं शताब्दी की उन सामाजिक बुराइयों की तरफ देखोगे, सामाजिक कुरीतियों की तरफ देखोगे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, डाकन प्रथा, नरबलि प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना, ये तमाम जो सोशल एविल्स है, इनका प्रवेश समाज में
धर्म के रास्ते हुआ है। इसलिए जब तक धर्म में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार नहीं होगा। इसलिए इस आंदोलन का नाम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन रखा गया है। अर्थात धर्म के रास्ते ये सामाजिक कुरीतियां कहीं ना कहीं समाज में आई है, इसलिए धर्म के अंदर सुधार करके और समाज में सुधार संभव था। इसलिए आप लोग यहां पर इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब इसी कड़ी में आप लोग ध्यान रखना, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में अगर आपसे पूछे कि 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से कौन सी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी? कौन सी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी? कौन सी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी? दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर कौन सी फैली हुई थी, और स्पेशली अगर बात करें 19वीं शताब्दी की तो यहां पर स्पेशली जो नाम आएंगे वो नाम कौन कौन से होंगे, अगर इसको आप देखोगे तो कई सारे पॉइंट्स हम एक साथ निकाल सकते हैं ताकि स्क्रीन पर आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे वो कौन कौन सी सोशल एविल्स है। जैसे आप देखोगे, समाज के अंदर यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उसको उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। इस प्रथा को इतिहास में सती प्रथा के नाम से जाना गया। अगर किसी घर में कोई अनहोनी हो जाती थी और लगातार अनहोनी होती जाती थी तो किसी महिला पर, जो नई नवेली दुल्हन आई है, उस पर आरोप लगा दिया जाता था और नई प्रथा का विकास होता था। इसको डाकन प्रथा कहते हैं। ध्यान रखना, यहीं पर बाल विवाह बहुत कम एज में, यहाँ तक कि जन्मते ही कई बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। समाज में व्यापक स्तर पर पर्दा प्रथा भी उपलब्ध थी। और ध्यान रखना दोस्तों, ये केवल हिंदू समाज में नहीं, मुस्लिम, ईसाई तमाम समाजों के अंदर ये सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जैसे एक गौंड जनजाति थी जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, उसमें नर बलि प्रथा प्रचलित थी। यहां तक कि विधवा पुनर्विवाह न होना। विधवा पुनर्विवाह कोई बड़ी बात नहीं है, अगर शादी नहीं होती विधवाओं की, ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहां पर ये सोशल एविल्स कैसी थी? सोशल एविल्स इस रूप में थी कि जो विधवाएं होती थी, अगर कोई महिला, पहली बात तो बहुत कम एज में विधवा हो जाती थी, उस विधवाओं के साथ समाज बड़ा दुर्व्यवहार करता था। उनके बालों का मुंडन कर दिया जाता था, उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहना दिए जाते थे, उन्हें एक टाइम का भोजन दिया जाता था ताकि जल्द से जल्द उसका बुढ़ापा आ जाए। ये जिस प्रक्रिया से गुजरा जाता था उस प्रक्रिया से लोगों को दिक्कत थी। इसलिए ध्यान रखना, ये भी एक बड़ी वो थी। साथ ही साथ बालिका एक हमारे समाज में अनटचेबिलिटी, अस्पष्टता भी एक बड़ा वो था। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखना कि इस 19वीं शताब्दी के इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ धार्मिक रूढ़िवादिता भी थी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, और वो धार्मिक रूढ़िवादिता पूरे समाज को प्रभावित करती थी। धार्मिक रूढ़िवादिता, सर इसमें क्या क्या चीजें आएगी ध्यान रखना, जैसे इसी में आएगा, इसी में जो है जैसे पाखंड है, अंधविश्वास है, पाखंड, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, और ये सब जो है ये धार्मिक रूढ़िवादिता भी कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारे थे। सपना मीना लिखती है कि सर अब भी तो पर्दा प्रथा है। बिल्कुल, सपना आज भी समाज में पर्दा प्रथा है। ये पर्दा प्रथा जो है इस पर्दा प्रथा आज भी, इस पर्दा प्रथा ने कई समाज के कई महिलाओं को उनके पीछे रखने में एक अहम भूमिका अदा की है। महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। अगर महिलाओं को अधिकार मिलते हैं तो यही महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठते हैं। इसी कड़ी में आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, देखो आप अब इस कड़ी में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, एग्जाम में आपके जैसे मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ ले और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आए कि 19वीं
19वीं शताब्दी की सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की उद्भव के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आपका जो आरएस का एग्जाम है, उस आरएस के एग्जाम में जो वर्ड लिमिट आपकी दे रखी है, वो वर्ड लिमिट स्पेशली है आरएस में, वर्ड लिमिट 15, 50, 100 शब्दों में है। और मान लीजिए क्वेश्चन आपका आरएस में 100 वर्ड्स में पूछा गया, 100 शब्दों में क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, हर व्यक्ति के पास नॉलेज है, लेकिन ध्यान रखना मुख्य परीक्षा नॉलेज से ज्यादा नॉलेज के एनालिसिस की होती है कि आप ज्ञान का विश्लेषण कैसे करते हो। जब 100 वर्ड्स में पूछा गया तो कई लोग यहां पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बताने लग जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि आप अपने प्रश्न की शुरुआत जो है इधर से नहीं, आप यहां से कीजिए। यहां से जब करोगे तो पता लगेगा यहां पे जो शब्द आया है वो आया है उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए, ध्यान रखना, इसी को कहते हैं ब्रिंग आउट या पॉइंट आउट, ब्रिंग आउट। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को हम पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सीधा सीधा चाहें तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को बिंदुवार लिखा जा सकता है, बिंदुवार पॉइंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह सबसे पहली बात होगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कई लोग ऐसे होंगे जो कह देंगे 19 शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक स्तर में ये बुराइयां फैली हुई थी, वो फैली हुई थी, फलाना राजा राम मोहन राय। अरे भाई मेरे, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ते ही उस प्रश्न में क्या पूछा गया है उस पर डायरेक्ट अटैक करने का प्रयास कीजिए। कारण क्या है कि आरएस में मैक्सिमम वर्ड लिमिट ही आपके पास 100 वर्ड्स है, तो आपके पास इतनी भूमिका वाली जगह बनेगी नहीं। इसलिए यहां पर देखिए ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का जो उद्भव हुआ, उस उद्भव के कारण क्या है। तो सीधा आपको टारगेट पर क्या लेना चाहिए, इसके कारणों को, इसके रीजंस को बताना है। और रीजंस में एक्सप्लेन करने की भी यहां पर आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ये बता देता हूं, सीधा सीधा पॉइंट्स लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन की भी जगह नहीं है, क्योंकि 100 वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। अब उद्भव के कारण क्या है, अब उद्भव के कारणों में नंबर 1 देखिए आप, कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे शब्दों को बचाने के लिए आप लिख सकते हो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की जगह 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण। थोड़ा सा हमने शब्द को बदल दिया है, यहां पर क्या लिखा, भारतीय पुनर्जागरण के उद्भव के अगर कारणों की बात करें तो यहां पर इस कड़ी में आप नंबर 1 लिख सकते हैं, नंबर 1। अब नंबर 1 दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, श्रीराम कुशवाहा लिखते हैं, सर निर्मल बेस में पहले प्री वाला सिलेबस कराओ। श्रीराम कुशवाहा, इस पर हमारी मीटिंग चल रही है और जैसे ही वैकेंसी का आगाज होगा ये तुरंत हम इस पर ध्यान देंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम 1-2 दिन में इसका रिव्यू करके और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने जो लिया है वो 1+2 का सिस्टम लिया है कि 1 टॉपिक मेंस का और 2 टॉपिक आपके प्री वाले चलते रहें, ताकि साथ साथ में मेंस प्री साथ साथ में चलेंगे तो एंड टाइम पर, अंतिम समय पर किसी प्रकार का बर्डन जो है वो हमारे बच्चों पर ना आए। इसके उद्भव के कारण क्या है, पहले उद्भव के कारणों में नंबर 1 दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 19वीं सदी में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों की अति होना, सामाजिक कुरीतियों की
अति का मतलब होता है कि पाप का घड़ा भर चुका है। अब ऐसा समाज में महसूस होने लगा कि अब रिफॉर्म्स की बहुत अधिक आवश्यकता है। पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी समय हमारा पाश्चात्य संस्कृति के साथ अंतःक्रिया। आपको सर ये अंतःक्रिया का मतलब क्या होगा? एक इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली हमारा वेस्टर्न समाज, जब अंग्रेज भारत में आएंगे, अंग्रेजों की नीतियों को, रीतियों को, परंपराओं को देखेंगे और वहां पर महिलाओं को अधिकार मिले होंगे, तो हम सोचेंगे यार देखो यहां पर तो ऐसा है, यहां पर ऐसा क्यों नहीं है? तो उनके साथ जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन ने भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में रिफॉर्म्स करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, नंबर 3 आप लोग ध्यान रखना, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी पड़ता है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी पड़ता है। इस वेस्टर्न एजुकेशन के इंपैक्ट ने भी कहीं ना कहीं हमारे को जगाया। नंबर 4 वैज्ञानिक चिंतन एवं दृष्टिकोण का विकास होता है। और ये जो विकास हुआ, इसने लॉजिकल डेवलपमेंट को जन्म दिया, तार्किक विकास को। तार्किक विकास का मतलब हुआ कि व्यक्ति जो है वो तार्किकता के साथ सोचने लगता है कि यार हम महिला को सती क्यों बना रहे हैं, किसी अन्य समाज में तो ऐसा नहीं बनाया जाता है। साथ ही साथ जब तार्किकता के साथ सोचेगा कि ये भी इंसान है, ये भी मानव है, और स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग लगातार मानवता के बाद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ 19th सेंचुरी, जिन्होंने बार बार ह्यूमन सर्विस की बात कही, मानव सेवा की बात कही। तो मानव उनकी पूरी उस चिंतन में सबसे बीच में होगा, केंद्र में मानव होगा। कोई हिंदू नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, सिख नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा। और साथ ही साथ यहां पर नंबर 5 ध्यान रखना, ब्रिटिश द्वारा उठाए गए आधुनिक कदम। आधुनिक कदम। अब ये आधुनिक कदम कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो और ऐसे पॉइंट्स में भी डाल सकते हो। आधुनिक कदमों में जैसे पहली बार भारत में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो इसी काल में स्टार्ट होता है। नंबर 1। नंबर 2 रेलवे जैसे साधनों का विकास होता है। सर एक बात बताओ कि रेलवे के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे होगा? तो आप लोग ध्यान रखना, रेलवे जो है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम चलेगी तो भारत की विविधता रेल में चलेगी, विविधता में एकता स्थापित होगी। एकता के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को अपने समझने, जानने का, घूमने का, फिरने का मौका मिलेगा, तो वो भी एक प्रकार की जागरूकता पैदा करेगी। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। मतलब संचार और तकनीक के साधन जो है वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी में आप लोग ये भी ध्यान रखना, नंबर 6 जो है ब्रिटिश शोषणपरक नीतियां, ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है कि कहते हैं ना कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकरें खाने से आती है। अंग्रेजों ने हमारा भयंकर शोषण किया। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जैसी भू राजस्व प्रणालियां थी। अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की ऐसी नीतियां हम पर थोपने का प्रयास किया जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का नाश होता है और उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है। तो ब्रिटिश द्वारा जो अपनाई गई शोषणपरक नीतियां थी उसने भी इसमें किया है। सर एक बात बताओ कि अगर किसी बच्चे के मेंस में नंबर अच्छे और इंटरव्यू में केवल 10 नंबर तो आरएस बन सकता है क्या? बन सकता है श्री राम, बन सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। तो इसमें ब्रिटिश शोषणपरक नीतियां जो है, जैसे स्थायी बंदोबस्त, ये जो नीतियां हैं इन्होंने भारतीयों का शोषण किया और इस शोषण ने भी हमें जागरूकता का मौका दिया था। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, ब्रिटिश औद्योगिक
पूंजीवाद का चरण। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम समझ में आएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ लिए हुए। क्या है कि 1813 आपको पता है दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के अंदर आई थी। और जब ब्रिटेन में आई तो एक दिन में ही सब कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जब मनुष्य का स्थान मशीन ने ले लिया तो उसी को हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, जिसमें उत्पादन में व्यापक स्तर पे बढ़ोतरी होती है। ये जो रिवॉल्यूशन आई है 1750 के दशक के अंदर, लेकिन 1810 के बाद में इसमें तेज गति से बढ़ोतरी आएगी और अंग्रेज जो है भारत को एक बाजार के रूप में स्थापित करना चाहेंगे। जब अंग्रेज अपने औद्योगिक उत्पाद को भारत में बेचना चाहेंगे तो भारतीय उस उत्पाद को तभी खरीदेगा। मान लीजिए भारतीय एक जींस तभी खरीदेगा जब वो जागरूक होगा या अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलेगा। वो महिलाओं को आधुनिक सामान तभी दिलाएगा जब वो परंपराओं से बाहर निकलेगा। तो अंग्रेजों ने सोच लिया क्या कि हमारा औद्योगिक सामान भारत में तभी बिकेगा जब हम भारत में रिफॉर्म्स करेंगे। इसलिए आप देखिए राजा राम मोहन राय कहेंगे सती प्रथा गलत है, अंग्रेज कहेंगे सही कह रहा है ये। क्यों? क्योंकि उनका कहना कहीं ना कहीं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को एक प्रकार का सहयोग कर रहा था। जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहेंगे कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो सही नहीं है, सॉरी विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, तो अंग्रेज कहेंगे सही कह रहा है। ध्यान रखना ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो सही कह रहे हैं और उनसे पहले भी कई हुए जिन्होंने सही कहा, लेकिन उनमें से किसी की बात नहीं सुनेगी, क्योंकि अब उनका कहना उनकी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रहा था। यह भी इसका एक कारण होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसके उद्भव में समाचार पत्र जिसको हम प्रेस कहते हैं उसकी भी भूमिका थी, और आधुनिक समाज सुधारकों की भूमिका। आधुनिक समाज सुधारकों की भूमिका। अब आधुनिक समाज सुधारकों में नाम आता है राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये जन्म होगा और इन्होंने जो है इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि अगर 100 वर्ड्स में पूछा गया है और यहां लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारणों का उल्लेख कीजिए। जब कारण पूछेगा तो डायरेक्ट आपको कारणों पर ही टारगेट करना है, ये आपका स्पेशली यहां पर ही रहेगा। इस कड़ी में अब जो पहला नाम आता है वो पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। जो पहला नाम है वो है राजा राम मोहन राय का। सर राजा राम मोहन राय के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर। बिल्कुल मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि राजा राम मोहन राय कौन थे, उनका जन्म कहां पर हुआ था। हालांकि जन्म मरण पूछते कम हैं, लेकिन फिर भी जब किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। हालांकि कुछ ऑथेंटिक बुक्स में ये जन्म 1774 भी दे रखा है, लेकिन जो मैंने छानबीन की उसमें वेरीफाइड उत्तर जो होगा वो 1772 होगा। 1772 और 1833 में ब्रास्टिल में इनका निधन हो जाता है। 1833 में ब्रास्टिल में इनका निधन हो गया था। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना राजा राम मोहन राय जो है इनका जन्म कहां पर हुआ था। इनका जन्म जो है आप लोग ध्यान रखना 1772 में एक जगह पड़ती है राधानगर। जगह का नाम क्या है? राधानगर। और ये राधानगर पश्चिम बंगाल में है, हुगली जिले के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और इसी कड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में ये जन्म हुआ था। आपको सर ब्राह्मण परिवार आपने क्यों लिखा? वो इसलिए कि ये जातीय कट्टरता की आलोचना करेंगे, ब्राह्मणवाद की भी आलोचना करते हैं, इसलिए मैंने ये नाम लेकर बताया कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने समाज पर चोट की थी। तीसरा, लेकिन अपने समाज पर चोट अच्छाई के लिए की है कि हमें इन रूढ़िवादिताओं से बाहर निकलना चाहिए। तो बिल्कुल आरएस 2025 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 22 मई
22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में। पिता का नाम था रमाकांत और तारिणी देवी इनकी मम्मी का नाम था, मदर का नाम था, माताजी का नाम था तारिणी देवी। तो ये आपको स्पेशली यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये इनके माँ बाप का नाम है। और मैं उनके पेरेंट्स को नमन करता हूँ जिसने एक इतना बड़ा समाज सुधारक भारत में पैदा किया था, समाज सुधारक पैदा किया था। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि इनको जो राजा की उपाधि है, इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? ये राजा इनका नाम नहीं है, ये टाइटल है। और राजा की उपाधि जो है, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इनको राजा की उपाधि जो है मुगल बादशाह था अकबर सेकंड। मुगल बादशाह का नाम क्या था? अकबर सेकंड, जिसका कार्यकाल 1806 से 1837 तक था। ये अंग्रेजों का पेंशनर था, मतलब अंग्रेजों को से पेंशन प्राप्त करता था ये मुगल बादशाह। और इसकी पेंशन को लेकर लफड़ा था, तो इसने राजाराम को कहा कि प्लीज़ आप जाओ मेरे इस इश्यू को लेकर के और वहाँ किंग विलियम के पास में इश्यू को रखना कि साहब पेंशन का मुद्दा तो बढ़ाओ। तो ध्यान रखना, इन्होंने अकबर सेकंड ने इनको उपाधि दी थी, उपाधि दी राजा की, उपाधि दी थी राजा की। इसलिए कोई पूछ ले कि इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पर उत्तर आपका होगा, इनको राजा की उपाधि जो है वो उस समय के मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और अकबर सेकंड ने ही इन्हें इंग्लैंड पेंशन के मुद्दे पर पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था। और किंग विलियम उस समय राजा था, उसके दरबार में वहाँ गए थे। और ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है कि बंगाल से सबसे पहले यूरोप की यात्रा करने वाले व्यक्ति जो है राजा राम मोहन राय थे। तो यहाँ से और एक शब्द और आएगा, सर राय का मतलब क्या है? तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, ये राय शब्द जो आ रहा है ये बेसिकली राय की उपाधि, कुछ किताबों में राव दे रखा है। राय की उपाधि जो है, ये राय की उपाधि जो है, आप लोग ध्यान रखना, ये उपाधि इनके दादाजी को मिली थी, इनके दादाजी को मिली थी। और दादाजी को किसने दी? दादाजी को बंगाल के नवाब के द्वारा दी गई थी, बंगाल के नवाब के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। सर अब समझ में आ गया कि वास्तव में राजाराम का वास्तविक नाम जो था, इनका वास्तविक रियल नेम जो था, वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका वास्तविक नाम था राम मोहन। कितना सुंदर नाम है, राम मोहन। राम मोहन इनका नाम था। और लाग लपेट के साथ, मतलब उपाधियों के साथ करें तो ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आयुष त्यागी सर कभी B11 में भी आइए प्लीज। तो आयुष त्यागी, आज ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी मैं जोधपुर में हूँ, जोधपुर में क्लास ले रहा हूँ और जल्दी मैं आपके B11 बैच SI में आऊँगा और आपकी तमाम जो चीज़ें हैं जहाँ पर लगता है कि सर रिव्यू करना है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। आयुष आपकी बात को मैंने सुन लिया है, बिल्कुल। इनका वास्तविक नाम राम मोहन था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्कर्ष जो है वो राजस्थान का ऑफलाइन के साथ साथ एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से 3.5 करोड़ बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली उत्कर्ष है। और उत्कर्ष ने अपनी स्थापना के 21वें वर्ष अर्थात 2023 में बहुत सारे नवाचार किए। वो नवाचार 2023 से लेकर 2024 तक चल रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा उत्कर्ष ने अपने प्रत्येक फाउंडेशन बैच में अभी से इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि कई बार बच्चे इंटरव्यू कब देते हैं? जब उनका मेंस में वो पास हो जाते हैं, RS मेंस में पास होते हैं। लेकिन हमने जो है हमारे उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर हमने एक बड़ी 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 सौगात बच्चों को दी है कि हमने हमारे प्रत्येक RS फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों का, RS फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों का हमने फाउंडेशन से ही इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ताकि बच्चे को हम सिखा सकें कि प्री का एग्जाम, मेरे बच्चों, प्री का एग्जाम नॉलेज का एग्जाम होता है, ज्ञान का एग्जाम होता है। मेंस का एग्जाम जो है वो एनालिसिस ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का विश्लेषण होता है। जबकि इंटरव्यू जो है उसका वास्तविक नाम व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। उस पर्सनैलिटी टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये बहुत अच्छे से आपको पता है उत्कर्ष अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा रहा है।
साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखना, उत्कर्ष ने अपना ओएमआर सीट जो लेटेस्ट अब देखना आरपीएससी यूपीएससी करने वाली है, ओएमआर सीट भी डिजिटल देना शुरू कर दिया है। डिजिटल ओएमआर पर प्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला राजस्थान का पहला इंस्टीट्यूट जो है वो उत्कर्ष है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, उत्कर्ष ने अपने प्रत्येक बैच के अंदर चाणक्य को नियुक्त किया है ताकि 15 दिन पर चाणक्य अर्थात हमारी फैकल्टीज वहां पर विजिट कर सके और ये पता कर सके कि किस बैच में क्या चल रहा है, हमारा विद्यार्थी जो है वो बेसिकली किसी प्रकार के तनाव में तो नहीं है। इसके लिए हमने चाणक्य की नियुक्ति की गई है। उत्कर्ष चौथा पॉइंट सुनना, उत्कर्ष वो संस्थान है जिसमें 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म है कि हम जो है एक बच्चे के पास क्या कमी है, मतलब 100% करने के बाद भी कोई कमी हो सकती है, वो कमी का आकलन जो है हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। उसके बहुत सारे मेजरमेंट्स हमने बनाए हैं। उसके माध्यम से हमारे पास हर विषय का एक से अधिक एक्सपर्ट है और वो एक्सपर्ट जो है वो चाहे ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, करंट इश्यूज का हो। और इवन हमने अब ये भी व्यवस्था कर दी है कि यदि हमें लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश पीसीएस के अंदर कोई शानदार फैकल्टी वहां क्लास ले रही है तो उनको जोधपुर बुला सकते हैं, जोधपुर की फैकल्टी को जयपुर की फैकल्टी को जोधपुर, जैसे अभी मैं जयपुर से जोधपुर ही आया हुआ हूं और जोधपुर से आपकी इस क्लास को ले रहा हूं। तो ये 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यहां पर टेस्ट परमानेंट होते हैं, टेस्ट नियमित रूप से होते हैं, टेस्ट दिए गए दिनांक पर होते हैं और लगातार टेस्ट का स्टैंडर्ड आप देखोगे तो बहुत शानदार हमने बनाया है। जैसे आकांक्षा जो है, जो 6th रैंक रही है, उसने हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से उत्कर्ष को योगदान दिया है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से 6th रैंक ऑल राजस्थान प्राप्त की है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उत्कर्ष वो संस्थान है जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस फ्री देता है और ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी है। हमने लेटेस्ट एक और पॉइंट शुरू किया है कि अब हम हर बैच का रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन क्लास में नहीं होगा, ऑफलाइन बैच का क्लास रिवीजन नहीं होगा। हमने हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन बनाए हैं, वन लाइनर। उस वन लाइनर क्वेश्चंस को हमारी फैकल्टीज जाएगी और ए पर जाकर के पूरा एनालिसिस करेगी ताकि हमारा विद्यार्थी जो उत्कर्ष का है वो बेसिकली बार बार उस रिवीजन को क्लास को देख करके और बहुत अच्छा रिवीजन भी साथ साथ में कर सके। हमने 15-50 शब्दों में फाउंडेशन बेस में डे फर्स्ट से प्रयास किया है कि हमारे विद्यार्थियों का जो है वो बेसिकली हम बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कराएं, क्योंकि RS IAS वही बनेगा जिसकी आंसर राइटिंग बहुत शानदार होगी। सबसे बढ़कर हमारे क्लास के ऑफलाइन बैच में कोई विद्यार्थी अगर 4 टेस्ट में अपनी क्लास में सबसे अधिक नंबर लेके आता है एवरेज, तो हम उनमें से 3 बच्चों को, पूरी क्लास में से 3 बच्चे सबसे अधिक नंबर लाने वालों को निर्मल सर के साथ, हमारे साथ टॉपर्स मीट होती है, उसमें उसको और पारितोषिक करते हैं, इनाम देकर के उसको अप्रिशिएट करते हैं ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे। दोस्तों साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व निर्माण की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि उत्कर्ष वो संस्थान है जहां डिबेट होती है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट जयपुर सेंटर पे बहुत सारी डिबेट कराई है कि सोशल मीडिया का प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक, इस पे हमने डिबेट भी कराई है। तो ये भी जो है वो बेसिकली ये भी बहुत जरूरी कि डिबेट सेशन के माध्यम से हमारे बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण होता है। हमने करंट इश्यूज क्लास RS उत्कर्ष चैनल पे परमानेंट कर दी है, हमारे विद्यार्थियों के लिए हमने अलग से लगाया है। साथ ही साथ हमने एक चीज और की है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके और बच्चे को अधिक से अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो टू द पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हम सबसे पहले सिलेबस की कॉपी देते हैं ताकि विद्यार्थी को अति न पढ़ा सके। आज विद्यार्थी किस चीज से परेशान है? आज विद्यार्थी पढ़ने से परेशान नहीं है, आज विद्यार्थी अधिक मैटर से परेशान है, आज विद्यार्थी अधिक क्लासेस से परेशान है, आज विद्यार्थी अधिक बुक से परेशान है, आज विद्यार्थी बम्बारमेंट से परेशान है। हमारे जमाने में इतना मैटर नहीं होता था, जितना मैटर हुआ उसको बहुत अच्छे से याद किया और रवाना। और ध्यान रखना, जो एक ही किताब को बार बार पढ़ता है वही झंडे गाड़ता है। कैसे सर? अरे मैं कहता हूं कई बार क्लास के अंदर कि 2-2 फीट के 50 कुएं खोदने से अच्छा है
कि ए राहगीर, तू एक ही कुआं 100 फीट का खोद ले, तेरे को भी पानी मिल जाएगा, पूरे गांव को भी मिल जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को मिल जाएगा। मेरे भाई, पढ़ने का तरीका बदल दे, तेरी दुनिया जो है, तेरी दुनिया बदल जाएगी। तो इस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, वास्तविक नाम इनका राम मोहन था। अब मुद्दा आएगा कि सर इनकी शिक्षा कहां पर हुई थी, इनकी शिक्षा सर कहां पर हुई। तो इस कड़ी में आप लोग ध्यान रखना, राजाराम मोहन राय की शिक्षा जो है, इनकी एजुकेशन कहां पर हुई। इनकी एजुकेशन जो है शुरुआत में इनके गांव में हुई, उसके बाद ये पटना गए और पटना में इन्होंने अरबी ग्रंथों का अध्ययन किया था। पटना में इन्होंने अरबी ग्रंथों का अध्ययन किया और बनारस गए और बनारस में इन्होंने हिंदू ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। हिंदू ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। ध्यान रखना, राजाराम मोहन राय वो व्यक्तित्व था जिन्हें 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। ध्यान रखना, वो 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। सर कौन कौन सी भाषा थी? अरे भाई, इंडियन लैंग्वेजेस नहीं, आप देखिए उनको जाकर के, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, फ्रेंच बहुत अच्छी आती थी, हिब्रू जो इजराइल की भाषा है, यहूदियों की भाषा है, हिब्रू की बहुत अच्छी थी। उनको यूनानी, जिसको हम लैटिन भी कहते हैं, इस भाषा का नॉलेज था। उन्हें संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी, उन्हें फारसी बहुत अच्छे से आती थी। फारसी मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ध्यान रखना, फारसी बहुत अच्छी आती थी। उन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती थी, उन्हें बंगाली बहुत अच्छी आती थी। तो लगभग 1 दर्जन भाषाओं के वो ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न ग्रंथों के अंदर अलग अलग जो है इसका अध्ययन किया था। सर उनका निधन कैसे हुआ था? उनका निधन हुआ जब वो यूरोप गए तो 1833 में ब्रास्टिल के अंदर उनका निधन हो गया था। 1833 में ब्रास्टिल में इनका निधन हो गया था। ब्रास्टिल में इनका निधन हो गया था। ये सबसे पहले आप लोग यहां पर स्पेशली ब्रास्टिल में इनका निधन होता है। आगे बढ़े, राजाराम मोहन राय को कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। अब क्या क्या कहा जाता है वो देखिए आप। उनको क्या क्या कहा जाता है वो हम देखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। देखो, नंबर 1, राजाराम को कहा जाता है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन रिनेसा के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें पूर्व एवं पश्चिम के मध्य का सेतु भी कहा जाता है। द ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। पूर्व का मतलब होगा भारत, पश्चिम का मतलब होगा यूरोप। पूर्व और पश्चिम के मध्य का सेतु भी कहा जाता है। मतलब जो चीजें इन्हें पूर्व में भारत में अच्छी लगी उसको लिया, और जो चीजें पश्चिम में अच्छी लगी उनको लिया, और उससे एक नए भारत का निर्माण करने का प्रयास किया। इन्हें आधुनिक भारत का पहला नेता भी कहा जाता है। द फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, आधुनिक भारत का पहला नेता। हालांकि जनता की आवाज को इन्होंने उठाया, सरकार तक पहुंचाया, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने नहीं बनाई थी। ध्यान रखना, इनके अनुयायियों ने इनकी मृत्यु के बाद 1836 में 1836 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशन सभा, 1836 कलकत्ता के अंदर।
इसी प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है राजाराम मोहन राय को। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें राजाराम मोहन राय जो हैं, इन्हें नव प्रभात का तारा भी कहते हैं। घना अंधेरा, उस घने अंधेरे के बाद एक ऐसे तारे का उद्भव हुआ जिसने प्रकाश फैलाने का काम किया, तो इन्हें नव प्रभात, मॉर्निंग स्टार, नव प्रभात का तारा भी इनको कहा जाता है। नव प्रभात का तारा भी इनको कहा जाता है। नव प्रभात का तारा भी। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जो है वो भी बेसिकली राजाराम मोहन राय को, क्योंकि सबसे पहले संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, बंगदूत जैसे समाचार पत्र चलाने वाला, उस जमाने में न्यूज़पेपर खुद संचालित करना, खुद लिखना, खुद उसको छपवाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये भी इनको कहा जाता है। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत जो है वो भी बेसिकली राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हो। नव प्रभात का तारा भी कहता है। अजय लिखते हैं, सर एक बार हमारी क्लास में आना, में कुछ बताना है। अजय, जब कहोगे हम आपकी क्लास में आएंगे, आप बिल्कुल चिंता न करो। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको राजाराम मोहन राय के बारे में याद करते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे मेंस में पूछा गया, पहले मैं एक मेंस के क्वेश्चन की बात करता हूं। भारतीय पुनर्जागरण में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय पुनर्जागरण में राजाराम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कैसे आप सिद्ध करोगे, स्पष्ट कीजिए। राजाराम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है। राजाराम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भारतीय पुनर्जागरण में राजाराम मोहन राय का नाम सर्वोपरि है, स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, स्पष्ट कीजिए को इंग्लिश में कहते हैं क्लियर इट या प्रूव इट। सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए, इनका उत्तर लगभग एक जैसा होता है। स्पष्ट कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चनों का जो उत्तर होता है उसको आपको तर्क सहित उत्तर पेश करना होता है। मतलब तर्क देकर के उत्तर को प्रस्तुत करना होता है। तर्क देकर के उत्तर को प्रस्तुत करना होता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि इसकी वर्ड लिमिट क्या है। तो वर्ड लिमिट आपको पता है 100 शब्द होगी। 100 वर्ड्स यहां पर होंगे। तो 100 वर्ड्स में सबसे पहले मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि जब भी आप उत्तर लिखो, उसकी शुरुआत इधर से मत करो, इसकी शुरुआत इधर से करो। ये डायरेक्शन देता है आपको, डायरेक्शन देता है कि 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना क्या है। जगदीश लिखते हैं, सर आप निर्मल बेस में आओ प्लीज, करंट अफेयर्स क्लास कब तक नहीं आएगी, प्लीज एक बार आप आओ और लगाओ। जगदीश मैं अभी क्लास के बाद में बताऊंगा, आपकी करंट अफेयर्स क्लास फिक्स की हुई है, तो उसी हिसाब से आपकी क्लास आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना।
तो इसी कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, स्पष्ट कीजिए में तर्क देकर के उत्तर प्रस्तुत करना है। अब ये क्या कह रहा है, भारतीय पुनर्जागरण में, तो यहां पर शब्द बदल देना और आप लिख देना भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत एवं नव प्रभात के तारे के रूप में जाने जाने वाले राजाराम मोहन राय का नाम निश्चित रूप से सर्वोपरि है, या निश्चित रूप से निम्नलिखित तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है। अब वो तर्क क्या होंगे, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, राजनीतिक क्षेत्र में, ऐसे 5 फील्ड चॉइस कर लेना। पांचों फील्ड, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन के साथ किसी ने वर्क नहीं किया, ये पहला व्यक्ति था जिसने ये आंदोलन की शुरुआत की है, जिसने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। वो पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। मतलब जब आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं कि नंबर 1, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या किया था। सामाजिक क्षेत्र में जैसे सती प्रथा के खिलाफ बड़ा आवाज उठाई है, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बहु विवाह आदि खिलाफ जो आवाज उन्होंने उठाई है, तो आप लिख दोगे सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य। फिर आप नंबर 2 जो है यहां पे आ जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। फिर आ जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। फिर आ जाएगा आपका नंबर 5, नंबर 4 राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। नंबर 5 संगठन के स्तर पर, जैसे ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ये सब आ जाएगा उसके अंदर। तो अलग अलग के आधार पे जब दिखाओगे तो पता लगेगा कि यस, निश्चित रूप से भारतीय पुनर्जागरण में उनका नाम सर्वोपरि है। तो ये थोड़ा सा हम पढ़ ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या 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 पॉइंट्स यहां पर आएंगे वो आपको स्पेशली यहां पर देखना है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर क्या राजाराम मोहन राय ने कहीं नौकरी की थी क्या। तो आप लोग ध्यान रखना, राजाराम मोहन राय ने 1803 से लेकर के 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। सर किस डिपार्टमेंट में की थी, ध्यान रखना वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में थे। और उन्होंने जॉन डिग्बी एवं वुडफोर्ड, जो उस जमाने के माने हुए अंग्रेज अधिकारी थे, वुडफोर्ड के अधीन रहकर EIC में उनके द्वारा नौकरी की गई थी। नौकरी के लिए बाद में नौकरी छोड़ दी इन्होंने, बाद में नौकरी छोड़ दी थी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अजय बेरवा लिखते हैं सर 1 घंटे क्लास मार्गदर्शन के लगाना, तो बिल्कुल लगा दी जाएगी। सर मैं निर्मल बैच से हूं, निर्मल बैच के विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और जाते जाते बता देता हूं एक पॉइंट और, अभी मेरे पास समय है, मैं आपका टाइम और लूंगा। राजाराम मोहन राय भी कोई भगवान नहीं थे, ही वॉज नॉट ए गॉड, वो भी एक सामान्य इंसान थे। इसलिए उनके व्यक्तित्व के अंदर भी कुछ कमियां हैं, आप लोग ध्यान रखना, उनके भी व्यक्तित्व कमजोरियां। जैसे हमने, आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, जो अंग्रेजों की लाई हुई एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसके माध्यम से किसानों का भयंकर शोषण हुआ था, उस स्थायी बंदोबस्त का आप लोग ध्यान रखना राजाराम मोहन राय ने सपोर्ट किया था। राजाराम मोहन राय, ये इनके व्यक्तित्व का मैं कमजोर पक्ष मानता हूं कि उस समय जब किसानों का उस नीति से भयंकर शोषण हुआ था, उस जमाने के अंदर इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त का सपोर्ट किया था। तो ये
स्पेशली ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के इसी क्रम में सबसे पहले हम देखें कि वो कौन सी किताब थी जो राजाराम ने लिखी और उसके माध्यम से सबसे पहले उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। जब कोई व्यक्ति अपनी बुक्स लिखता है तो बुक्स के माध्यम से वो रिप्रेजेंट करता है। इस कड़ी में जो किताब उनकी सबसे पहले आती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, वो किताब थी 1809 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तूफात उल मुआविदीन। उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था तूफात उल मुआविदीन। आप कहोगे सर हमारे तो समझ से बाहर है, ये किताब कौन सी आ गई? तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो बुक है ये बेसिकली फारसी भाषा में थी। और फारसी में क्यों लिखी? क्योंकि मुगल काल का अंतिम समय चल रहा है और फारसी मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो आप लोग ध्यान रखना, ये फारसी भाषा की एक किताब है। फारसी लैंग्वेज के अंदर तूफात उल मुआविदीन एक किताब थी। तो आप कहोगे सर प्लीज ये बता दो कि अगर मैं इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद करूं इसकी हेडिंग का, तो इसकी अंग्रेजी अनुवाद इसकी हेडिंग का क्या होगा सर? तो अंग्रेजी अनुवाद जो होगा वो होगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। सर हिंदी में क्या कहते हैं? हम तो अटक गए वापस वहीं सर। इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं इसकी हेडिंग का, ध्यान रखना किताब का नहीं कर रहा हूं पूरी का, सिर्फ हेडिंग का कर रहा हूं, तो हेडिंग का जो हिंदी अनुवाद होगा वो हिंदी अनुवाद होगा एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार, द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो आप लोग ध्यान रखना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सबसे पहले अपना विचार जो अभिव्यक्त किया वो एक किताब के माध्यम से करते हैं। उस किताब का नाम था तूफात उल मुआविदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मतलब इसके माध्यम से पहली बार उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। और विचारों को प्रकट करने में आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने जो किताब लिखी, इस किताब का अगर हम एनालिसिस करें तो एनालिसिस के बाद में जो मुख्य बिंदु निकल के आते हैं वो मुख्य बिंदु इस किताब के माध्यम से क्या निकल के आते हैं? तो अगर हम इसका विश्लेषण करें, हम इसका एनालिसिस करें, तो विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है क्या? नंबर 1 सबसे पहले कि उन्होंने अपनी इस किताब के माध्यम से पहली बार इस बात पर बल दिया कि हमें एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। एकेश्वरवाद पर बल दिया। और ध्यान रखना, जो एक ही ईश्वर की आराधना की बल देंगे, राजाराम मोहन राय ने बहुदेववाद का विरोध किया है। बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है। अब कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। ही वॉज नॉट ए रिलीजियस लीडर, ही वॉज ए सोशल लीडर। वो सामाजिक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा हिंदू समाज, हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो कई जातियों और उपजातियों में बटी हुई है। और वो जो जातियों और उपजातियों में बटी हुई है उसके बंटे रहने का एक बड़ा कारण है हमारा धार्मिक विभाजन होना। जब हम अलग अलग देवताओं के आधार पर जो हमने अलग अलग जातियां क्रिएट कर ली, वो उसमें एक प्रकार की एस्टैब्लिशमेंट, एकता स्थापित करना चाहते थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये उनके निजी विचार हैं और इस पंथ को आगे मानने वाले जो होंगे उनको हम कहेंगे ब्रह्म समाजी, ब्रह्म समाज कहलाएगा। तो तूफात उल मुआविदीन उनकी किताब का नाम था और ये फारसी भाषा में थी। ये फारसी भाषा में किताब थी और इस किताब के माध्यम से, फारसी भाषा किताब थी, इस किताब के माध्यम से उन्होंने ये बात लिखी थी। दोस्तों अब जो है गिलास चला देना। अब इसी कड़ी में दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि उन्होंने अपनी उन्होंने जो है यहां पर एक बहुत अच्छी जो बात लिखी, वो क्या कि उन्होंने इसका प्रचार करने के लिए जिस संस्था का सहारा लिया उसको कहते हैं आत्मीय सभा। ध्यान रखना, 1815 के अंदर 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी।
कई बुक्स में इसकी डेट 1813 दे रखी है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए इसकी स्थापना की थी, एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आभार व्यक्त करना चाहूँगा, हमारे महत्वपूर्ण फैकल्टी है महेंद्र सिंह गिला सर, जो बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाते हैं, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी। वो लिखते हैं कि दौलत सर ने आंसर राइटिंग पर बेहतर काम किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिल की गहराइयों से महेंद्र सिंह गिला सर का, जो खुद भी एक बहुत अच्छी फैकल्टी है और समय समय पर आपकी क्लास लेते रहते हैं। और मैं जब जयपुर जाऊँगा तो ज़रूर हम मिल करके और आपके सामने एक सेशन लेकर आएंगे। देखो आप 1809 में तूफात उल मुआविदीन, ये पहली किताब है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है और इसी कड़ी में आत्मीय सभा की स्थापना की। अब यहां पर कई बार मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका मुख्य परीक्षा में 15 शब्दों में आ गया, 15 वर्ड्स में लिख दिया तूफात उल मुआविदीन। तो 1809 में राजाराम मोहन राय द्वारा रचित पुस्तक, जिसके माध्यम से उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, बहुदेववाद का विरोध, बहुदेव एवं मूर्ति पूजा का विरोध, इसका प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। मतलब कम से कम शब्दों में मैक्सिमम डायमेंशन के साथ जब आप उत्तर लिखते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने की संभावना होती है। यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, राजाराम जैसे व्यक्ति को इतना याद क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म की बुराई कर ले। जैसे मान लीजिए मैं जिस समाज से हूं और आज उसी समाज की मैं सबसे पहले बुराइयां उजागर करता हूं, तो हो सकता है कि मेरे समाज के लोग ही मेरे ऊपर सबसे पहले हमला करें। तो उस जमाने के अंदर जब इतनी ज्यादा कट्टरता थी, रूढ़िवादिता थी, उस समय राजाराम मोहन राय ने अपने समाज में, अपने धर्म में फैली हुई बुराइयों को, हालांकि ये सही नहीं कि वो 100% अपनी जगह सही थे, इसलिए उनका भी विरोध होता है, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन एक जज्बा उन्होंने रखा और विरोध किया। तो आप देख सकते हो कि आज उनकी पहचान किस रूप में होती है। अब जब वो अपने ईश्वर पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं बहुदेववाद के माध्यम से, तो उस समय ईसाई मिशनरियां भारत में बहुत सक्रिय थी। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत सक्रिय थी। उन क्रिश्चियन मिशनरीज ने और कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ने ये सोचा कि राजाराम का अपने धर्म से मोह भंग हो गया है और राजाराम जो है वो हमारे धर्म में आना चाहता है, मतलब ईसाइयत को ग्रहण करना चाहता है या इस्लाम को ग्रहण करना चाहता है। आपको ईमानदारी से बताऊं कि राजाराम वाज ए ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। उसने ईसाई धर्म की बहुत सारी बुक्स को पढ़ रखा था और इस्लाम की बहुत अच्छी नॉलेज उनके पास में थी। और ये आपको पता है कि हर धर्म बुराइयों से अछूता नहीं है, तो उन्होंने लगे हाथ एक किताब और लिख दी। वो जो किताब लिखी उन्होंने, वो लिखते हैं 1820 के अंदर, 1820 में। इस किताब का नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द वे टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये उनकी किताब का नाम था। मतलब इसका हिंदी अर्थ था ईसा नीति के वचन, शांति एवं खुशहाली का मार्ग। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा किसी की आलोचना भी की तो इतने प्यार भरे शब्दों में की कि सामने वाले को हिला के रख दिया। 1820 में इनकी जो किताब आई, और जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये सोचा कि राजाराम का मोह भंग हो गया है हिंदू धर्म से, तो इस व्यक्ति ने लगे हाथ एक किताब ठोक दी। किताब का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द वे टू पीस एंड हैप्पीनेस। और आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इस किताब के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि बातों ही बातों में, हंसी मजाक के अंदर उन्होंने इस प्रकार से बुक को रिप्रेजेंट किया कि ईसाई धर्म की कमियों को उजागर कर दिया। द ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत अच्छे से उजागर करते हैं और बताते हैं कि आपके रिलीजन में कहां कहां कमी है।
यहां पर आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने इसके माध्यम से ईसाई धर्म की कमजोरियों को उजागर भी कर दिया, कमजोरियों को उजागर कर दिया। इससे ये सबक मिला उनको कि ध्यान रखना, राजाराम मोहन राय अपने धर्म से खफा नहीं है, वो अपनी संस्कृति से खफा नहीं है, वो खफा है उनके धर्म में आई सोशल एविल से, सामाजिक कुरीतियों से। और जैसे सती प्रथा आपको पता है 1811 में उनके बड़े भाई थे जगमोहन, उन जगमोहन की पत्नी को अर्थात उनकी भाभी को सती बनाने का जो प्रयास किया गया था, उस घटना ने उनके जीवन के पूरे पार्ट को हिला दिया था। ये एक बड़ी घटना है और कोई ना कोई घटना व्यक्ति को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कोई बड़ा काम करने के लिए। उसमें आप लोग ध्यान रखना, उसमें पॉजिटिव भी भूमिका होती है और नेगेटिव भूमिका भी होती है। इसी कड़ी में आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने समाचार पत्रों के क्षेत्र में क्या भूमिका अदा की थी। समाचार पत्र और किसकी भूमिका, तो उत्तर होगा राजा राम मोहन राय की भूमिका क्या थी न्यूज़पेपर्स में। आपको पता आज भी समाचार पत्र में लिखना, छापना और उसको बंटवाना, मेरे को पता है बहुत एक टिपिकल जॉब है। हमारे पास में इतनी बड़ी संख्या में कंटेंट राइटर्स हैं और इतनी बड़ी संख्या में हमारी किताबें पब्लिश होती है कि कितना बड़ा एक कंपनी मॉडल चाहिए उसके लिए, वो आप देख सकते हो। उस जमाने में इस व्यक्ति ने खुद ने लिखा, खुद ने संपादन किया, खुद ने जांचा परखा, फिर उसको छपवाया, फिर उसकी ऑनरशिप ली। तो ध्यान रखना, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय अर्थात एक भारतीय द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित पहले समाचार पत्र माना जाता है। समाचार पत्र तो पहले भी प्रकाशित हुए हैं, उनसे पहले हो गए हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति द्वारा संपादित, संचालित और प्रकाशित अगर कोई न्यूज़पेपर था तो उसका नाम था संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा में था। और 1821 में जो न्यूज़पेपर चला था, इसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का जबरदस्त विरोध किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किस न्यूज़पेपर के माध्यम से किया था। देखो आप दोस्तों, इस कड़ी में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर उसका नाम आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ये 4-5 न्यूज़पेपर तो कम से कम याद करके जाने चाहिए जीएस के पॉइंट से। नंबर 1 संवाद कौमुदी, नंबर 2 ब्रह्मनिकल मैगजीन, नंबर 3 मिरातुल अखबार, और नंबर 4 बंगदूत। अब इसमें इनकी जो डेट है वो तो कम पूछते हैं कि कब छपी थी, ये कम पूछते हैं। बस आप ध्यान रखना कि संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली भाषा में थी, कलकत्ता से निकलती थी, और सती प्रथा का सबसे अधिक जो विरोध किया है वो उन्होंने इसी पत्रिका के माध्यम से किया था। सती प्रथा का जो विरोध उन्होंने किया अपने जीवन में वो इसी के माध्यम से किया है। और एक मेरी इस बात को याद रखना, किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वो संवाद कौमुदी माना जाता है। ब्रह्मनिकल मैगजीन उनकी अंग्रेजी भाषा में थी, जिसमें ईसाई मिशनरियों का जवाब जो उन्होंने दिया था वो इसी पत्रिका के माध्यम से दिया था। मिरातुल अखबार जो है ये बेसिकली फारसी भाषा में था। मिरातुल अखबार जो है ये फारसी भाषा में था। और आपको पता होगा 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट के तहत, 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है,
पहला समाचार पत्र जो है वो आप याद रखना मिरातुल अखबार था। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। 1823 का लाइसेंसिंग एक्ट जॉन एडम्स लेके आया था और जॉन एडम्स ने कहा कि जिन प्रिंटिंग प्रेस के पास लाइसेंस नहीं होगा और उन्होंने कोई न्यूज़पेपर छापा है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, इसके तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला जो न्यूज़पेपर बना था वो बेसिकली मिरातुल अखबार था। इसको इन्होंने बैन करवा दिया था। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। बंगदूत के बारे में ध्यान रखना। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि राजाराम का कौन से ऐसा समाचार पत्र था जो 4 भाषाओं में छपता था, 4 लैंग्वेजेस में छपता था। उसको एक तो बंगाली हो गया और कौन से 3 भाषाएं थी, उस ये काम मैं आप पर छोड़ता हूं। आप भी तो कुछ करोगे तो ये पॉइंट आप याद करना। एक होगा शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम, शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय। इस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उनके हिस्से में 2 बड़े महत्वपूर्ण वर्क आते हैं। नंबर 1, 1817 में उन्होंने कॉलेज स्टैब्लिश किया था कलकत्ता में जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। इसी कॉलेज को आगे लॉर्ड डलहौसी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम दिया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है इन्होंने डच घड़ीसाज, डच कहते हैं हॉलैंड के लोगों को, वहां से एक वॉच मेकर आया था जिसका नाम था डच घड़ीसाज। सर नहीं बोलना, क्या डोलूं। हिंदू की स्थापना 1816 नहीं 1817 होगा। RS 2025 1817 होगा। ये क्लास आज मैं ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा, इसलिए सरिता बिल्कुल चिंता आप न करें। अनु चौधरी राम राम, गुरुदेव जी बहुत बहुत राम राम। तो ध्यान रखना, एक डच घड़ीसाज था। उस डच घड़ीसाज का नाम मुझे एट द स्पॉट याद नहीं आ रहा है, दिमाग से कई बार नाम बिखर जाता है, भूल जाते हैं। डच घड़ीसाज, कोई किसी को नाम याद तो फटाफट बताइए। एवं एलेक्जेंडर डफ एक अंग्रेज था, एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर इस कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज की स्थापना की थी। उस डच घड़ीसाज का नाम कौन बताएगा, फटाफट बताइए। सर ये मेंस के लिए यूजफुल है क्या सर? मेंस के लिए क्या, प्री मेंस दोनों में आपके काम आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। RS 2021 डच घड़ीसाज का नाम था डेविड हेयर। बहुत शानदार। कुछ बच्चों की तैयारी वास्तव में एक लेवल की होती है, उसमें से ये बच्चा भी है। डेविड हेयर एक डच घड़ीसाज था। उसके साथ मिलकर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, वेस्टर्न एजुकेशन पर आधारित ये किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा स्टैब्लिश किया गया पहला कॉलेज माना जाता है। ये 1817 में हिंदू कॉलेज, जिसका नाम आगे चल करके प्रेसिडेंसी कॉलेज हो जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय। तो आप लोग ये बात याद रखना, ये आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। ये कॉलेज जो था ये बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन पर आधारित ज़्यादा था। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज वेस्टर्न एजुकेशन पर इतना बल नहीं दे रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन पर जो बल दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1833 के बाद, जब लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट आती है उसके बाद में। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, 1825 में इन्होंने अपने दम पर एक कॉलेज बनाया था कलकत्ता में जिसका नाम था वेदांता कॉलेज। जिसका नाम क्या था? वेदांता कॉलेज था। वेदांता कॉलेज। और वेदांता कॉलेज जो है ध्यान रखना, ये भी कॉलेज कलकत्ता में थी। और ये आप लोग ध्यान रखना, स्पेशली भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का मिक्सचर थी। ये पाश्चात्य शिक्षा के मिक्सचर पे बनी हुई थी। और वह कौन सा समाज सुधारक था जो अंग्रेजी भाषा का समर्थक था? तो ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय जो है ये अंग्रेजी के समर्थक थे, क्योंकि इनका मानना था
कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज को कई मायनों में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये इसके जो है वो बेसिकली समर्थक भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से स्पेशली याद रखना है। अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, पहला हो गया पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिर हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद में आपको बता दूं सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको स्पेशली याद रखना है। ये पॉइंट्स भी स्पेशली याद रखना है। और आप लोग बताइए कि सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए उनके द्वारा बनाई गई प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी। तो यहां पर स्पेशली दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले एक नाम आएगा और वो नाम कौन सा होगा, वो नाम होगा नंबर 1। वो नाम आता है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का। सर इस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना 1823 में कलकत्ता में, कहां पर की गई है, तो कलकत्ता में की गई है। और किसके द्वारा की गई है, तो इसके संस्थापकों में जो नाम आता है वो नाम आता है, आप लोग ध्यान रखना, उसमें नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजाराम मोहन राय का सबसे बड़ा नाम जो आता है वो राजाराम मोहन राय का। विलियम एडम्स का नाम भी इसमें आता है। विलियम एडम्स का नाम भी इसमें आता है। द्वारकानाथ टैगोर का नाम भी आता है, शायद मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है लेकिन आता है। और इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना या सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना। सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना इस संस्था का मेन ऑब्जेक्ट था, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर जो सबसे बड़ी सभा जो बनी थी उसका नाम था ब्रह्म समाज। उसका नाम क्या था, ब्रह्म समाज। आप कहोगे सर ये जो ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज की सर स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखना ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई है वो बेसिकली 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना हुई थी। जिस समय स्थापना हुई इसका मूल नाम क्या था, इसका मूल नाम जो है आप लोग ध्यान रखना, इसका मूल नाम था ब्रह्म सभा। मूल नाम क्या था, ब्रह्म सभा था। 1829 में ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज जो है ये नाम यहीं से आता है, ब्रह्म समाज। अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे बड़ी संस्था उस जमाने की मानी जाती है। सर एक बात बताइए, जब इनको अपने धर्म से लगाव था, अपने समाज से लगाव था, अपनी संस्कृति से लगाव था, तो सर फिर इन्होंने जो है ये अलग समाज क्यों बनाया? अलग समाज इसलिए बनाया कि वे लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि देखो हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति अपने आप में बहुत व्यापक संस्कृति है, व्यापक कल्चर है, उसकी कई धाराएं हैं। तो सब तो उनको फॉलो नहीं करेंगे, जो उनको फॉलो करेंगे, जो उनको मानेंगे वो इसमें आएंगे। तो इसी कड़ी में आप लोग ध्यान रखना ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना संस्थापकों में जो बड़ा नाम आता है वो केवल एक नाम आता है और वो नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम
मोहन राय का एक बड़ा नाम आता है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी ध्यान रखना, एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके प्रथम सचिव या महामंत्री कौन थे। यहां इसके प्रथम सचिव या कई जगह महामंत्री शब्द का प्रयोग हुआ है, महामंत्री, तो नाम आता है ताराचंद चक्रवर्ती का। ताराचंद्र चक्रवर्ती का नाम आता है। ये पहले इसके वो थे, प्रथम सचिव थे ब्रह्म समाज के। और ध्यान रखना आपको कि सर जिस ब्रह्म समाज की आप बात कर रहे हो सर, उस ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्ट सर क्या था, उस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था सर। उस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, ध्यान रखना। इसका पहला उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर 1, हिंदू धर्म को पुनः उसके शुद्ध रूप में स्थापित करना। अब शुद्ध रूप का मतलब क्या होगा? शुद्ध रूप का मतलब होगा वो हिंदू धर्म जिसमें किसी प्रकार की सामाजिक कुरीतियां ना हो, सोशल एविल्स ना हो, धार्मिक आडंबर ना हो, धार्मिक कुप्रथाएं ना हो, ऐसा समाज हम बनाएं, उसको हम कहेंगे ब्रह्म समाज। दूसरा, वो अपने इस संस्था के माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाह रहे थे। एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और तीसरा जो है, थर्ड पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कि सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना। जैसे कोई सोशल एविल्स फैली हुई है, सामाजिक कुरीतियों की आलोचना। और इस कड़ी में अगर एक तरफा नाम उनका आता है तो वो आता है इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। सर कब की बात है ये? तो ध्यान रखना 1829 नियम संख्या 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया ये भी कि राजाराम मोहन राय ने जो काम किए, उन कामों में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में उनका काम बड़ा योगदान था। ये सती प्रथा को प्रतिबंधित सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो ध्यान रखना अंग्रेजी शासन की शुरुआत जो है सबसे पहले बंगाल से हुई थी, इसलिए सती प्रथा को सबसे पहले बैन किया गया था बंगाल में 1829 के अंदर। सती प्रथा को जो बैन किया गया है वो बेसिकली किया गया है 1829 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, बॉम्बे और मद्रास क्षेत्र में सती प्रथा को कब किया गया है? बॉम्बे एवं मद्रास क्षेत्र में। तो बॉम्बे एवं मद्रास क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1830 के अंदर, 1830 में, 1830 में प्रतिबंधित किया गया है। अब ये जो हमने पढ़ा, बहुत सारी कमेटियां पढ़ी, इसके माध्यम से थोड़ा सा ये एनालिसिस करें कि राजाराम मोहन राय ने क्या, तो दो चीजें आप लीजिए जो एग्जाम में आ सकती है। नंबर 1, उन्होंने विरोध किया, मतलब किस किस चीज का विरोध किया है वो एक साथ एक ही पॉइंट में डाल दीजिए। विरोध किया उन्होंने, नंबर 1। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ऐसे 4-5 बिंदु निकाल लेने हैं, 4-5 बिंदु निकाल लें। जैसे राजाराम मोहन राय ने विरोध किया है सती प्रथा का, बाल विवाह का, मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का,
बहुदेववाद का, एक ध्यान रखना, उन्होंने बहुविवाह का भी विरोध किया। हालांकि उन्होंने खुद ने एक से अधिक शादी की थी, अब वो मजबूरी थी और परिस्थितियों की बात थी, लेकिन उन्होंने खुद ने बहुविवाह का विरोध किया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, धार्मिक आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है। सर एक बार बताओ, जब उन्होंने इतना विरोध किया है तो उन्होंने सर फिर किस चीज का सर उन्होंने सपोर्ट किया था? तो ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किस किस चीज का समर्थन किया था, उन्होंने किस किस चीज का समर्थन किया, सपोर्ट जो उन्होंने किया है वो भी 3-4 पॉइंट डाल लो आप कि किस किस चीज का सपोर्ट उन्होंने किया है, सपोर्ट किया है, समर्थन जो किया उन्होंने वो भी आप लिख लो। सपोर्ट किया उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का, उन्होंने सपोर्ट किया स्थायी बंदोबस्त का। स्थायी बंदोबस्त एक बहुत खराब प्रणाली जिसमें किसानों का भयंकर शोषण हुआ था, उस स्थायी बंदोबस्त का भी उन्होंने सपोर्ट किया है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने समर्थन किया है एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने इसका सपोर्ट कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है एकेश्वरवाद का, एकेश्वरवाद का उन्होंने सपोर्ट किया है, एकेश्वरवाद का उन्होंने समझ किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया है, विडो रीमैरिज जिसको कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया है, विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया है, विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो आपको आने चाहिए कि राजाराम मोहन राय ने किन किन चीजों का विरोध किया था और किन किन चीजों का उन्होंने सपोर्ट किया था। और राजाराम मोहन राय को 1830 में आपको पता है अकबर सेकंड ने उनको राजा की उपाधि दी थी और उनको वहां भेजा भी था। इन सब के माध्यम से जब हमने पढ़ा तो आपको कुछ डेट्स बाहर निकालनी चाहिए जो आपको आनी चाहिए और जो आपके एग्जाम के पॉइंट से रिलेटेड है। मतलब आपको बता दूं, फाइनली एक पॉइंट हमें निकालना चाहिए और वो क्या होगा? वो पॉइंट आपका होगा, वो पॉइंट क्या होगा? वो होगा राजा राम का अंतिम रिवीजन जब करना हो तो किन किन पॉइंट्स को हमें स्पेशली याद रखना चाहिए। नंबर 1 मेरा मानना है सबसे पहले आप याद कीजिए 1772 को, 1772 को। उसके बाद आप याद कीजिए 1772 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1809 की। उसके बाद आप याद रखना 1811 को, 1811 के बाद याद रखना 1815 को, 1815 के बाद याद रखना 1817 को, 1817 के बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है वह 1821 को, 1821 के बाद याद रखना 1822 को, 1822 को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है 1822। 1822 के बाद याद रखना 1823 को, 1823 को, 1823 को। 1823 के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1823 के बाद की जो बड़ी घटना है वो बड़ी घटना उनके जीवन की आती है 1828 की। 1828 के बाद 1830 उनके जीवन की बड़ी घटना है। 1830 के बाद 1833। इतनी डेट तो कम से कम मेरे कहने से याद कर लेना, इतनी डेट तो याद कर लेना। इस कड़ी में जब आप देखोगे तो 1772 में
उनका जन्म राधानगर में हुआ है। राधानगर बंगाल में हुआ और भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से होती है। बंगाल से क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों के शासन की शुरुआत बंगाल से हुई। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों का जो राजनीतिक शासन शुरू होता है और जो शोषण शुरू होता है वो बंगाल से होता है। भारत में जो सबसे पहले जागरूकता आई वो बंगाल से आई। साथ ही साथ आपको पता है राष्ट्रवाद का क्षेत्र भी मेन माना जाता है बंगाल। इसलिए कहते हैं कि बंगाल जो आज सोचता है शेष भारत उसे कल सोचता है। इतना बड़ा अंतर आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। 1809 में आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम था तूफात उल मुआविदीन। तूफात उल मुआविदीन, ये एक किताब का नाम है, तूफात उल मुआविदीन। एक डेट आप चाहो तो 1829 भी याद रख सकते हो, 1829 ये किताब का नाम। 1811 में उनके भाई थे जगमोहन, ये उनके बड़े भाई थे। जगमोहन की पत्नी को सती बनाने का जो प्रयास हुआ था उससे उनकी जीवन की पूरी लीला बदल जाती है। 1815 में उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए जो आत्मीय सभा बनाई थी वो भी एक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश किया था, हिंदू कॉलेज। 1821 में आप लोग 1820 भी लिख सकते हो चाहो तो, 1820 में भी डाल सकते हो। 1820 में जो मैंने अभी बताया था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से जो किताब आई थी उसको डाल सकते हो। 1821 में आप लोग ध्यान रखना संवाद कौमुदी, जो उनकी बहुत बड़ी मैगजीन थी जिसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया गया था। 1822 मीरातुल अकबार। 1823 कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी। 1828 आप लोग ध्यान रखना ब्रह्म समाज। 1829 इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। 1830 में वो यूरोप के लिए रवाना होते हैं और इनको अकबर सेकंड की उपाधि दी थी। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी और यूरोप जाते हैं ये। और इसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखना 1833 में उनका ब्रास्टिल जो एक जगह है ब्रिटेन के अंदर, ब्रास्टिल में उनका निधन हो जाता है, ब्रास्टिल में उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम जो था, ये पूरा घटनाक्रम राजा राम मोहन राय से संबंधित था। राजा राम एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे पूरब और पश्चिम के मध्य का सेतु कहा जाता है। मतलब जो चीज पूरब अर्थात भारत में अच्छी लगे उसको ग्रहण करो, जो चीज हमें पाश्चात्य संस्कृति में अच्छी लगे उसको ग्रहण करो और एक आधुनिक भारत का निर्माण कराने का प्रयास करो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 1826 के ज्यूरी अधिनियम का विरोध किसने किया था? तो 1826 का ज्यूरी अधिनियम आया था जिसमें यह कहा गया था कि एक ईसाई जज जो है वो हिंदू मुस्लिम किसी भी समाज के व्यक्ति की सुनवाई कर सकता है, लेकिन ईसाई धर्म से संबंधित मामले की सुनवाई ईसाई ही करेगा। उन्होंने कहा यह गलत है, आप न्याय के क्षेत्र में धार्मिक आधार पर भेदभाव मत कीजिए। ये आईएएस में पूछा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो ये भी आपको लिखना है। दोस्तों आज हमने पूरा फोकस जो किया वो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के बारे में किया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।